अब है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में आय के दो प्रमुख साधन हैं, एक तो कृषि था, एक भूमि कर था। मौर्य काल में सबसे अधिक संख्या किसका था? किसानों का था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दो प्रकार का फसल उगाया जाता था, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार तीन प्रकार का। अर्थशास्त्र में धान्य यानी चावल के फसल को सबसे बढ़िया, जबकि गन्ना के फसल को सबसे बेकार बताया गया है। ठीक है। और एक बात याद जान जाए कि मौर्य काल में दासों को कृषि कामों पे बढ़िया स्तर पे लगाए जाने का भी प्रमाण मिलता है मौर्य काल से ही। भूमि और स्वामित्व। अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से निजी और राजकीय स्वामित्व वाला भूमि को पृथक पृथक प्रमाण मिलता है, यानी भूमि के अधिकार राजा और किसान दोनों का था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे और निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग बोलते। तो कैसे याद करेंगे भाग? तो मेरा भाग दो, ये मेरा भाग है, एक मेरा भूमि का भाग है तो भाग दो मेरा। भूस्वामी को क्षेत्रक बोलते थे। भूमि में दो प्रकार के श्रमिक कृषक श्रमिक नियुक्त होते, एक तो अर्धास्तिक, एक स्वक्रियोजीवी। एक अर्धास्तिक और एक स्वक्रियोजीवी। एक अर्धास्तिक, एक स्वक्रियोजीवी। ठीक है ना। भू राजस्व। मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 उपज का, अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 लागत का। फिर से उसके बाद याद रखेंगे, अर्थशास्त्र में भूमि का वर्गीकरण किया गया है प्रकार। ठीक है ना। एक बात याद रखेंगे, क्रस्ट पूछे अक्रस्ट पूछे, क्या है? भूमि है। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जानते हो ना, वही तक। क्रस्ट अक्रस्ट पूछे तो भूमि है। विविधता मतलब चारा का भूमि, क्रस्ट मतलब जुता हुआ भूमि, अक्रस्ट मतलब बिना जुता हुआ भूमि। देव मात्रक मतलब वर्षा पर निर्भर भूमि, अदेव मात्रक मतलब वर्षा पे निर्भर नहीं है, इसको सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है। ठीक है ना। देव मतलब वर्षा पर निर्भर भूमि, सिंचाई हेतु इसको पर्याप्त वर्षा मिल जाती है। ठीक है ना। सिंचाई को क्या बोलते हैं? सेतु। और सिंचाई अधिकारी को एग्रोनोमई। सिंचाई को क्या बोलते हैं? सेतु। फिर से यहाँ पे भय प्रतिकार व्यय। भय प्रतिकार व्यय का मतलब क्या है? बीमा से संबंधित बात है, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में है। ठीक है। भय प्रतिकार व्यय। यहाँ पे मौर्यकालीन करों की सूची है, इस सबको देखें। ठीक है। एक लाइन से दिया हुआ है। सीता क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त है। भू भाग क्या है? निजी भूमि से प्राप्त है। बलि क्या है? धार्मिक कर है। वृष्टि क्या है? बेगार निःशुल्क श्रम। हिरण्य क्या है? नकद कर। कई बार पूछा हुआ है हिरण्य, याद रखेंगे। हिरण्य मतलब नकद कर, मतलब पैसा नकद के रूप में दो। हीरा, हीरा कब मिलेगा? जब नकद पैसा दोगे तब। कौटिल्य के अनुसार 1/6 कर है। मेगास्थनीज 1/4। दारदेय मतलब आयातित वस्तु पर कर। सेतु मतलब फल फूल सब्जियों पर लगा कर। फिर उदक भाग मतलब सिंचाई प्रबंधन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है आपको एग्जाम में। उदक भाग, उदक भाग। उदक भाग मतलब सिंचाई प्रबंध करने पर राज्य द्वारा लिया गया अतिरिक्त कर। सिंचाई प्रबंध करने पर राज्य द्वारा लिया गया अतिरिक्त कर। उदक भाग, उदक भाग। प्रणय मतलब विविध, कई बार पूछा हुआ है, आपातकाल कर। फिर रज्जु सर्प। रज्जु सर्प मतलब क्या है? भूमि मापन के समय लिया जाने वाला कर। कौन लिया? तो रज्जु लिया। भूमि मापन के समय रज्जु कर लिया। भूमि मापन के समय रज्जु कर लिया। भूमि मापन के समय रज्जु कर लिया। वर्तनी क्या है? व्यापारिक मार्गों पे प्रयोग कर। वर्तनी तो कैसे याद करेंगे? तो बर्तन का व्यापार किया तो इस पर कर, बर्तन का व्यापार किया तो इस पर कर। अब इतना याद कर लिए। अब एक बार पूछते हैं हम सब चीज़ इसमें से, बताइए। रज्जु सर्प क्या है? तो रज्जु भूमि माप कराया तो कर लिया, क्लियर। बर्तनी क्या है? तो बर्तन का व्यापार किया तो कर दिया। उदक भाग क्या है? तो सिंचाई प्रबंध पे अतिरिक्त कर। भय प्रतिकार व्यय क्या है? तो बीमा से संबंधित बात का उल्लेख अर्थशास्त्र में। हिरण्य क्या है? हीरा खरीदा तो नकद पैसा दो। प्रणय क्या है? आपातकाल। भाग क्या है? तो निजी भाग से आए।
जुआ के खेल पे राज्य का नियंत्रण था, जितने पे 5% के कर के रूप में सरकार लेती थी। खान पे राज्य का एकाधिकार होता था। खानाध्यक्ष को अग्राध्यक्ष बोलते। देव पूजा, राज द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला खर्चा को देव पूजा बोलते। मौर्यकाल में सिक्का। अब आहत सिक्का का निर्माण राजकीय नियंत्रण में आ गया। देखो इम्पोर्टेंट है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख था। रूपदर्शक मुद्रा परीक्षण चेक करता था। मुद्रा विभाग का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष रूपदर्शक मुद्रा का परीक्षण करता था। रूप कैसा है? पानी के अस्थायी और अर्थशास्त्र में मुद्रा के लिए रूप शब्द का प्रयोग है। पानी के अस्थायी और अर्थशास्त्र में मुद्रा के लिए रूप शब्द का प्रयोग है। सम्राट अशोक एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ देखा गया? कनमहल्ली में। सम्राट अशोक का इंक्रेडिबल रॉक स्केच कहाँ देखा? कनमहल्ली में। अब यहाँ पे देखो मौर्यकाल में बहुत सारा प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। प्रथम मार्ग है उत्तरापथ। पहला मार्ग है उत्तरापथ। उत्तरापथ कहाँ है? त्रामलिप्ति बंगाल से जो जाएगा और कहाँ तक है? उत्तरापथ नीचे से बंगाल से जाता है और उसका ये पुरुषपुर पश्चिमोत्तर पुस्कावली चरसद्दा जिला। पुस्कावली चरसद्दा जिला पुरुषपुर पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में। त्रामलिप्ति बंगाल से। यह सबसे प्रमुख मार्ग था। इसी रोड या मार्ग का नाम क्या रखा गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। से साधारा सड़क के आजम यह ग्रैंड ट्रंक रोड। त्रामलिप्ति बंगाल से कहाँ जाता था? पुरुषपुर पुस्कावली चरसद्दा पाकिस्तान पश्चिमोत्तर भारत। दूसरा मार्ग क्या है? दक्षिणापथ मार्ग। ये श्रावस्ती से प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र तक जाता है। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र तक जाता है। तीसरा कहाँ पर है? भरकक से मथुरा। भरकक से मथुरा। चौथा मार्ग कहाँ पर है? उत्तरापथ के समीप चंपा से कौशाम्बी। चंपा से कौशाम्बी। चंपा से कौशाम्बी। फिर यहाँ पर देखिए कौटिल्य ने उत्तरापथ की जगह दक्षिणापथ मार्ग को अधिक बढ़िया माना, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित था, चोर डकैती कम था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता पे था। याद रखेंगे, एनसीईआरटी है। दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता पे उज्जैन था। अब हमको तुम ये बता दो कि प्रथम मार्ग जो था सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर सड़क आजम किसको बोलते हैं? उत्तरापथ मार्ग को। कहाँ से कहाँ था? त्रामलिप्ति बंगाल से लेके पुस्कावली पुरुषपुर पाकिस्तान चरसद्दा जिला ये सब। और दक्षिणापथ मार्ग क्या है? प्रतिष्ठान से श्रावस्ती यूपी। प्रतिष्ठान के महाराष्ट्र से लेके श्रावस्ती यूपी। ठीक है। फिर से यहाँ देखो मौर्यकाल में सिक्का क्या चीज़ से बना हुआ था? मौर्यकाल में सिक्का चांदी से बना हुआ था और तांबा से भी। तांबा से बना था, उसका नाम है मासक काकनी। चांदी से बना था करपासन पन और धारण। और तांबा से बना था मासक काकनी। ठीक है ना? मासक काकनी। और चांदी से बना था करपासन पन और धारण। चांदी से बना था करपासन पन धारण मासक काकनी। ठीक है। फिर से बता रहे हैं माता काता। माता काता। करपासन तो याद ही है, चांदी। पन धारण भी चांदी। मौर्यकाल में सबसे प्रचलित मुद्रा था पन। एक पन का मुद्रा का वैल्यू 39 ग्रेन, लगभग अर्धशतक के बराबर। ठीक है ना? मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा किसे बोला जाता है? तो पन को बोला जाता है। मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा किसको बोला जाता है? पन को। अब पन चांदी वाला मुद्रा था। ठीक है। मौर्यकाल में सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र उद्योग था। चीनपट कौन था? सूती वस्त्र उद्योग। याद रखेंगे चीनपट चीन का रेशमी वस्त्र था। भौम भारतीय रेशमी वस्त्र को बोलते थे। सीवी सबसे बढ़िया रेशमी वस्त्र को। झौरा कौशे रेशमी वस्त्र को। वारब कौशे वर्णक ऊनी वस्त्र को। ये चीनपट हो गया, भौम हो गया, सीवी हो गया, झौम कौशक वारबन सीवी भौम चिनपट ये सब सूती रेशमी वस्त्र है। ठीक है।
लेकिन मौर्य काल में और भी उद्योग था। हाथी दाक उद्योग था काशी में लोहा उद्योग कार्टियस बताता है। चर्म उद्योग मैगजीनिस मदिरा का व्यापार का उल्लेख नहीं करता है, जबकि कौटिल्य यहाँ पे कहता है लोग पिया हुआ था बिहार में। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम तक्षशिला वाला क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो कंबल के लिए एनसीईआरटी है। दक्षिण भारत सोना कीमती पत्थर। खान उद्योग पूरी तरीके से राज नियंत्रण में। और भी उद्योग था जो राज नियंत्रण में था। एक तो शराब नीतीश कुमार के नियंत्रण में, हथियार तो रहेगा ही, जहाज रानी था। नमक ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, और खान उद्योग तो है ही। तो बताओ अब इस पेज से क्या सवाल पूछे? इस पेज से सवाल पूछते हैं, एक पन किसके बराबर? लगभग अर्धशतक के बराबर गिरे। फिर से चांदी से क्या बना था? करपासन पन। मासक और काकनी क्या चीज़ से बना था? तांबा से। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन था? सूती वस्त्र। ठीक है। चिनपट ठीक है ना। अब ये बताओ चिनपट सबसे ये बताओ कि चिनपट, भौम, सीबी, चौरा, कौशे, वारबन, ये सब कैसा है? ये सब रेशमी वस्त्र है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, याद रखना। अब क्या है मौर्य काल में व्यापार? तो इस समय भारत का व्यापार सीरिया से होता है, मिस्र से होता था, फारस की खाड़ी और अन्य पश्चिमी देशों से होता है। सीरिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। पूर्वी तट पे प्रमुख बंदरगाह था त्राम्बलिप्टी, जहाँ से पुरुषकोर, पुष्कावलिती, कनिष्क के वहाँ पे जाते थे राजधानी। वहाँ पे मुजरिस, अरिकमेडो। दक्षिणी तट पश्चिमी तट पे था मिर्गकक्ष, शोपारा, बारबेकम, सिंधु के मुहाना पे। ये सब बंदरगाह है। आता कौन सा उद्योग था? तो श्रीलंका से आता था मोती, चीन से चिरपट, नेपाल से चमड़ा, ईरान से कागदरम। नेपाल से चमड़ा, ईरान से कार्दमिक, चीन से चिरपट, श्रीलंका से मोती। फिर से किस किस उद्योग या व्यापार पर राज का अधिकार था? तो ये सब पता ही दिए हैं। मैगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले को मृत्यु की सजा दी जाती थी। इम्पॉर्टेंट। दंड विधान बहुत कठोर रखा था। बाट और माप बीपीएससी में पूछा। ड्रोन क्या है? निवर्तनी क्या है? अर्पणी क्या है? सब माप का इकाई है। अर्पणी वर्षा में नापता था, निवर्तन भूमि का माप करता था, ड्रोन अनाज का माप करता था। अशोक अपने किस अभिलेख में दास प्रथा का उल्लेख करता है? 5वां। दासों और नौकरों के प्रति सम्मान और दया भाव का उल्लेख करता है। किसमें? 5वां अभिलेख में। किसमें? 5वां अभिलेख में, 5th नंबर अभिलेख में, 5th नंबर अभिलेख में। ठीक है। धम महामात्र की जिसमें नियुक्ति है ना, उसी में। फिर से मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। तक्षशिला की खोज कौन किया है? कनिंघम, 1873 में। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत। प्रवेश मिला कब? 16 ईयर्स बाद। प्रवेश कब मिला था? 16 साल बाद। प्रसिद्ध क्या चीज में था? धनुधारी और चिकित्सा में। फिर से धम्मानेतिसिक, दिन में आचार्य, सेवा, रात में पढ़ाई। धम्मानेस्तेसिक मतलब दिन में आचार्य, सेवा, रात में पढ़ाई। धनुधर चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पे तक्षशिला का विद्यार्थी कौन कौन था? तक्षशिला का एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत, जिसका अजातशत्रु से पंगा हुआ। ठीक है। चरक हो गया, चरक संहिता। वसुबंध हो गया, ब्रह्मदत्त हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य कूद पड़ा, वहाँ पे चाणक्य कूद पड़ा। मगध का राज में जीवक कूद पड़ा। पानी पतंजलि ये सब भी कूद पड़ा। जो लगभग मगध के उत्कर्ष के समय पढ़े हो ना, वो सब पढ़ा। गुप्त काल में तक्षशिला का प्रसिद्धि समाप्त हो गया। ऐसा बोला जाता है गुप्त काल में तक्षशिला का प्रसिद्धि समाप्त हो गया। फाहियान ने तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया था। इम्पोर्टेंट। तक्षशिला की स्थापना भारत के
पुत्र तक्षक ने किया था, भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यह गांधार की राजधानी है और ये महाजनपद काल में भी फेमस था। मौर्य काल में मूर्तियाँ, यहाँ पे यक्ष यक्षिणी मूर्तियों को मणिभद्र बोला जाता है। मणिभद्र, यक्ष यक्षिणी पैसा देके मणिभद्र। यक्ष की मूर्ति केवल परखम से, यक्ष की मूर्ति कहाँ मिली? परखम से। यक्षिणी की दीदारगंज से और विदिशा से। हाथी की मूर्ति धौली उत्तराखंड से, हाथी की मूर्ति धौली उत्तराखंड से। हाथी वाला बताए ना भैया कहाँ पर? कालसी से मिला है था, तो वही धौली की मूर्ति धौली उत्तराखंड से। यक्ष की मूर्ति परखम से, यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना विदिशा से। अब हम लोग पढ़ेंगे रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कब का है? 150 ईस्वी का है। इसका भाषा क्या है? संस्कृत। तो ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख नहीं, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। ठीक है, और ये चंपू शैली में लिखा गया भी पहला अभिलेख है, याद रखेंगे। इससे सुदर्शन झील की जानकारी मिलती। ये सुदर्शन झील है, वहाँ पे एक उज्जैनी पर्वत है, वहाँ पे पलासनी नदी है, उसी वहाँ से पलासनी नदी निकलती। फिर एक सावेक पर्वत है, वहाँ पे स्वर्णसीता नदी निकलती। इन दोनों की नदी से क्या मिलती है? जूनागढ़ सुदर्शन झील निकलती है। कौन से? फिर से बता रहे हैं, वहाँ पे एक उज्जैनी पर्वत है, वहाँ से पलासनी नदी है, और एक सेवक पर्वत है, वहाँ पे सर्वसीता नदी है। इन दोनों से जो झारा मिलती, उसी से सुदर्शन झील का निर्माण होता है। और एक बात याद रखो, सुदर्शन झील में क्या चीज़ का उल्लेख नहीं है? तो इसमें उल्लेख किस बात का नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्रदामन द्वितीय को हराया था, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बेटी का विवाह रुद्रदामन तृतीय से किया था। रुद्रदामन द्वितीय को हराया, रुद्रदामन तृतीय से विवाह किया। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, इसमें किसका किसका उल्लेख है? तो यहाँ देखो किसका किसका उल्लेख है। यहाँ पे उल्लेख है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त सबसे पहले बनवाया किसने झील का निर्माण? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये था ना अधिकारी, पुष्यगुप्त वैसे ये झील का निर्माण किया। फिर यहाँ से नहर को निकाला? दुस्साहस से, अशोक के समय दुस्साहस से। तो रुद्रदामन का जो सूबी शाखा था वो क्या किया? झील का मरम्मत कराया। ये बोलता है मैंने बिना कर लिए बिना बिगाड़ के झील का मरम्मत कराया। एनसीईआरटी का लाइन है। स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित और पर्णदत्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित और पर्णदत्त था। तो याद रहेगा ये सब कहानी। पुष्यगुप्त दुस्साहस से, सूबी शाखा, चक्रपालित, पर्णदत्त, झील निर्माण, नहर निकाला, झील मरम्मत। नोट अहम जानकारी। और क्या जानकारी है कि जीपीएस गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सातवाहन शासक था वो 2 बार रुद्रदामन को हराया। ये संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख है, ये बात का उल्लेख था। रुद्रदामन की बेटी जो है जीपीएस का पुत्र विशेषपुर पुलवामी से हुआ था। उल्लेख जीपीएस रुद्रदामन प्रथम का। जीपीएस को रुद्रदामन 2 बार हराया था, इस बात का भी उल्लेख है इसमें। ठीक है, मेनली कहाँ पे फंसता बच्चा लोग? ये वाला पुष्यगुप्त और दुस्साहस में। दुस्साहस से नहर निकाला, पुष्यगुप्त झील बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ देखो जो यूनानी ग्रंथ है ना, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अलग अलग मिलता है। एक है सेंड्रोकोटस, एक है सेंड्रोकोटस है, कोटस है। एक है एंड्रोकोटस है, कोटस। एक है कोप्टस है, कोप्टस है। बाद में कोप्टस है, पहले कोटस है फिर कोप्टस है। तो कोटस में किसका नाम आता है? साज का, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन। एंड्रोकोटस में एरियन प्लूटार्क, एपियानुस प्लूटार्क। सेंड्रोकोप्टस में किसका नाम आता है? नियरकस। कोप्टस में किसका नाम आता है? नियरकस एन। ठीक है, साज एपी एन, ठीक है ना।
यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसके से उल्लेख है? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस। फिर से किस विद्वान ने एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? तो विलियम जॉन्स। जोश जोश में जॉन्स ने पहचाना है, ठीक है, याद रहेगा। जेम्स प्रिंसेप नहीं बोल देना, वो तो अशोक के विलियम को पढ़ा था। पहचान कौन किया? विलियम जॉन्स। किसने सीएम को सेंड्रोकोटस तथा सिकंदर के बेटों का उल्लेख किया? तो जस्टिन हुआ था, तो उल्लेख ये किया था, ठीक है। फिर से 322 ईस्वी में पता ही है मगध की गद्दी पे कैसे बैठा सीएम। तो 322 बीसी में धनानंद को पराजित करके, इसका वर्णन है परिशिष्ट बर्मन में, दो नंदों को हराया, ऐसे याद कराया, धनानंद दो। और इसमें ये पूछता है कि थल सेनापति कौन था सिकंदर का? तो थल सेनापति वही था जिसके साथ 3-5 होगा, सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति कौन था? तो निचारकस या नियरकस, ठीक है, जल वाला था। अब चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल है। मौर्य समाज की स्थापना की जानकारी मिलती है किससे? एक तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से, एक परिशिष्ट बर्मन से, ठीक है ना। अच्छा, और सीएम के दक्षिण भारत के विजय का उल्लेख तो एक तो तब दक्षिण भारत में किया था, बिल्कुल किया था। एक यहाँ पे सवाल भी आता है कि दक्षिण भारत का विजय का श्रेय किसे जाता है? इन दोनों में से तो सीएम कर दिया था। एक तो तमिल ग्रंथ है आनानूर मोनानूर, उससे मिलता है, और अशोक के अभिलेख से मिलता है। और सीएम जो है यहाँ पर भी किया था। ये जो पश्चिमी मालवा है ना, पश्चिमी मालवा, ये सब पश्चिमी मालवा, गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जानकारी, ठीक है। तारानाथ की पुस्तक का नाम है कंग्यू तंग्यू। फिर अब आइए और कुछ क्वेश्चन। फिर यहाँ पे सीएम जो किस राजा की सहायता से नंदों के सेनापति भद्रशाल को पराजित किया? तब प्रवर्तक नाम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तब प्रवर्तक पूरा परिवर्तन करने के लिए, मगध में सत्ता परिवर्तन करने के लिए सीएम का साथ दिया। प्रवर्तक पूरा नंदों में परिवर्तन करने के लिए सीएम का साथ दिया। और ये धनानंद को हराने का जानकारी इन दोनों से मिलता है, एक परिशिष्ट बर्मन और एक मुद्रा राक्षस जैन ग्रंथ, ठीक है। अब यहाँ पे है किस ग्रंथ में सीएम को वृषल और कुलहीन बोला गया है? तो देखो, इसको बौद्ध जैन ग्रंथ में क्षत्रिय बोला गया है, ठीक है ना। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सब में वृषभ और कुलहीन बोला गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में बोला गया है वृषभ और कुलहीन। सीएम का विस्तार कहाँ तक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड। एक तो सीएम का विस्तार कश्मीर में है, कश्मीर तक है, इधर बंगाल में है। दक्षिण भारत किया था कर्नाटक में, इसका जानकारी मिलता है तमिलगढ़ आनानूर पोनानूर अशोक के अभिलेख से। गुजरात में रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और दक्षिण भारत की विजय का जानकारी ए श्रेय से मिलता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इधर किसको जीता? 305 में एरियाना का युद्ध हुआ था। सेल्यूकस नेटर के साथ। तो एरिया, जादराकोसिया, अराकोसिया, पेरुनिसिदेई ऐसे ही कुछ करके, ठीक है। अच्छा, ये बात किसने बोला था कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है? तो पाटलिपुत्र राजप्रसाद का फैन कौन हो गया था? फाहियान। पाटलिपुत्र राजप्रसाद का फैन हो गया था। लेकिन आगे चल के तक्षशिला का ये वर्णन नहीं करता है फाहियान। कल्हन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर और राज्यपाल किससे बनाया था? ये इम्पोर्टेंट है। कल्हन के राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर का राज्यपाल किसको बनाया था? जालोक। किसको बनाया था? जालोक को। जालौक है श्रीनगर, कैसे याद करेंगे? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने समय श्रीनगर का स्थापना कर उसका राज्यपाल किसको बनाया? जालोक को। कैसे याद करेंगे? तो श्रीनगर क्या है? लॉक है।
अशोक ने किस किस नगर की स्थापना की थी? एक तो श्रीनगर की स्थापना, नेपाल में देवपट्टनम और लालीपाटन का, देवपट्टनम और लालीपाटम का। ठीक है। अब अशोक को दिया गया उपाधियाँ, अलग अलग नाम है अशोक का, बहुत सारा नाम है। मगधाधिराज, मगध का राजा, भाब्रू अभिलेख में है, भाब्रू अभिलेख में। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ये अभिलेख के नाम सबसे प्रसिद्ध अभिलेखों में सबसे ज़्यादा किस नाम से पुकारा गया था? देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी से। चक्रवर्ती सम्राट से सम्राट विस्तार के कारण बोलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम है? तो महासम्मत, जनपद, बरियात, मूर्ति, भीषता, ये बौद्ध ग्रंथ में है। अशोक का वास्तविक नाम मगध, मासी गुज्जर नेटूर अभिलेख में है, जहाँ पे तुमको गुज्जर एमपी में है, बाकी ये दोनों कर्नाटक में है। बुद्ध शाक्य मासी अभिलेख में। अशोक वर्धन पुराण में है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में है। अशोक मौर्य प्रियदर्शी बराबर के गुफा में है। तो आओ ना प्रिय गुफा में। ठीक है, तब एक बार पूछ ले रहे हैं, मगधाधिराज कहाँ पर है? भाब्रू अभिलेख में। प्रियदर्शी आओ ना गुफा में। फिर से सबसे अधिक किस नाम से प्रसिद्ध है? देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी के नाम से। अशोक वर्धन पुराण में। बुद्ध शाक मास्की अभिलेख में। और बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम है? तो बड़े जी नाम है, महासम्मत, जनपद, विपण, ऐसे ही कुछ करके। फिर से चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को किसने मारा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को महापद्मानंद ने मारा था, महापद्मानंद कलिंग वाला। अशोक की माता का नाम क्या है? तो शुभदाग्री था, धीमा प्रसादिका। अब पिता का नाम बिंदुसार, अमित्रघा, शीर्षेन। बिंदुसार का नाम था अमित्रघा और शीर्षेन। इन पिता है इनके, तो इसका नाम था मित्रघा और शीर्षेन। बिंदुसार दुश्मन को घाट उतार देता, शीर्षेन है। और शुभदागी, इनकी माता का नाम शुभदागी, धामा प्रसादिका, धामा। सुभद्रागी, सुभद्रागी। यहाँ पे अशोक की पत्नियों का नाम क्या है? बहुत पूछता है। तो अशोक की पत्नियों का नाम बहुत सारा है। एक तो असंगमित्रा, असंगमित्रा, इससे पुत्र हुआ था जालोग, जिसको श्रीनगर का राजपाल बनाया था। एक है महादेवी, इसी से बढ़िया पुत्र पैदा हुआ महेंद्र और संगमित्रा, श्रीलंका भेज दिया। तिस्रक्षिता, तिस्रक्षिता ये चारुदत्ती इससे पैदा हुई। तिस्रक्षिता, तिस मार दिया इसको, बौद्ध, इसका ये बौद्ध विरोधी बन गई। पद्मावती से कुणाल, पद्मावती से कुणाल, पद्मावती से कुणाल, इसको शायद तक्षशिला का बनाएगा गवर्नर। कारुबाकी से तीवर, कारुबाकी से तीवर या तीवल। ठीक है। फिर से यहाँ पर अशोक का वह पुत्र जो बहुत प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया, महेंद्र संमित्रा। अशोक का वह पुत्र जो अशोक के समय तक्षशिला का गवर्नर था, कुणाल। अशोक की एकमात्र रानी जिसका अशोक के अभिलेख में उल्लेख है, रानू कारुबाकी, और उसके पुत्र तीवर का। अशोक अपने 99 भाई की हत्या किया, इसका उल्लेख किस में है? दीपवंश और महावंश में है। ठीक है। अच्छा, पत्नी का नाम एक बार फिर से पूछ रहे हैं, क्या क्या था? आंख बंद करके रिपीट करें, चाहे बेटा से पूछ रहे हैं। चारुदत्ती की माँ का नाम क्या था? तो चारुदत्ती बहुत विरोधी थी, तिस मारा इसको, तो तिस रक्षिता। कुणाल, कुणाल की माता का नाम पद्मावती, और इसका जालोक की माता का नाम असंगमित्रा। फिर से संरक्षिता और महादेव, संगमित्रा महादेवी, महेंद्र का महादेवी। तीवर, तीवर कारुबाकी, तो ये सब पत्नी का नाम है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे सवाल है, किसने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? ठीक है, था जेम्स प्रिंसेप। कब? खरोष्टी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप, कब? 1838। ये बहुत बार एनसीईआरटी में सवाल है। अच्छा, विलियम जोन्स क्या है? वो पहचान किया था सेंट्रोकोटस के रूप में। अशोक ने सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पे जो दिखाया गया पशु, उसका सही क्रम क्या है? तो 80 हव, 80 हव। अ मतलब अश्व, सी मतलब सी, ह मतलब हाथी, व मतलब ऋषभ, 80 हव। वो इसे चारों जानवर है, उसका क्रम है। ठीक है। फिर से यहाँ पर है सीएम की आरंभिक जीवन, यहाँ पर है सीएम की आरंभिक जीवन का उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो महावंश में। सीएम के आरंभिक जीवन का उल्लेख कहाँ मिलता है? महावंश में। इसी में क्या है? जम्बूद्वीप स्वामी बोला गया है। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन है? तो मौर्यों की देन है। मेगास्थनीज किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख करता है? पांड्यों का। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो, मौर्य साम्राज्य में क्या शामिल नहीं है? तो अफगानिस्तान शामिल है, बलूचिस्तान शामिल है, कर्नाटक, श्रवणबेळगोला, बंगाल, गुजरात, ये सब सीएम के द्वारा शामिल है। कलिंग जो है उड़ीसा का है, कश्मीर ये अशोक के समय शामिल हो गया। क्या शामिल नहीं है? तो नेपाल नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, पूर्वोत्तर राज्य नहीं। ठीक है, फिर से यहाँ पर है एक सवाल है आपके घटना चक्र में ही। किस राजवंश ने सीरिया जैसे पश्चिमी देशों से दूर देशों के साथ अपना राजनयिक संबंध जोड़ा? मौर्य के गुप्त। तो मौर्यों ने, अरे देखो सीरिया ये सब के राजा से था ना संबंध, तो अशोक का ही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस बार स्टेट में बिहार स्टेट में राजाओं की डेट लेके बहुत पूछा यहाँ पे। सिकंदर का आगमन कब? तो 326 में तो हुआ था हाइडेस स्पीच का युद्ध। उसके एक साल बाद 327 से 325 मान लो। ठीक है, एस्टेट में डेट पूछा है तो याद करो। चंद्रगुप्त मौर्य का वो अपना स्थापना कब करता है? 322 ईस्वी में धनानंद से लड़ाई करके 298 ईस्वी तक। प्रथम जैन संगीति हुआ था 322 ईस्वी में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुआ था 305 में। और इसका राजरोहन कब हुआ? 321 में। धनानंद से लड़ाई किया 322 में, इसका राजरोहन हुआ 321 में। बैठक कब से? 298 तक। बिंदुसार का फिर छोड़ो, फिर अशोक आया। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 268 में, लेकिन बैठा 4 साल बाद 272 से 232 तक। कलिंग विजय कर लिया 261 में। उसका दशरथ आया, फिर संप्रति आया, फिर बृहद्रथ आया। बृहद्रथ वाला ये हत्या कब हुआ? 185 ईस्वी में। सब्जेक्ट याद हो गया? बताओ अशोक कब बैठा शासन पे? 268 पे। और राजरोहन कब हुआ? 4 साल बाद 272 पे। कब से तक बैठा? 232 तक। कब कलिंग युद्ध हुआ था? 261। ठीक है, फिर यहाँ पे आचार्य या आचार्य किसको बोलते हैं? मंत्री को बोला जाता था। इन तीनों का नाम देके पूछेगा न्याय करने हेतु कौन नियुक्त किया गया था? रज्जुक को का दोनों काम था, न्याय और राजस्व संग्रहण। एक बताए थे रज्जु सर्प क्या करता था? भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर है रज्जु सर्प। लोहा का उल्लेख किसने किया था? कार्टियस ने किया था। लोहा का सबसे पहला प्रमाण यजुर्वेद में मिलता है, ये भी बताए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य 1800 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है, लगभग 4000 वर्ष पूर्व। ये दोनों पूछा हुआ है, कितना वर्ष पूर्व? 4000 वर्ष पूर्व। 1800 से 1200 ईसा पूर्व, 1800 से 1200 ईसा पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व। मैगस्थनीज के अनुसार सामाजिक विभाजन पर तीसरा स्थान किसका है? तो व्यापारी का था, सबसे अधिक किसान थे। अभी क्लास 12 का जो टॉपिक है सिक्के वाला, सिक्का और राजा। आहत सिक्का किससे बना रहता था? चांदी तांबा दोनों से। इसी बार टीआरई में पूछा, लेकिन सबसे अधिक चांदी का था। किसके द्वारा जारी किया जाता? राजा, व्यापारी, नगर, धनपति, सबके द्वारा, चारों के द्वारा। फिर शासकों के नाम और प्रतिमा वाला सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? हिंद यूनानी शासक, 2nd सेंचुरी में। इस पर शासक का नाम था और प्रतिमा था। सोने का शासक कुषाण। फिर से, लेकिन इस सोने का आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट और ईरानी पार्थियन शासकों द्वारा जारी की गए सिक्का के समान था। यह सिक्का मिला उत्तर और मध्य भारत में। ये जो कुषाण राजा सिक्का किया, तो इसका वजन और आकार दोनों सेम था। ये बात याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है। और ये उत्तर और मध्य भारत से मिला, उत्तर और मध्य भारत से मिला। ठीक है ना। गुप्ते ने सोने का सिक्का सबसे बड़ी मात्रा में जारी किया था। पंजाब में और हरियाणा में कबीलाई गणराज्य योद्धय सिक्का का चित्र भी बना हुआ था। कौन सिक्का? योद्धय सिक्का। ठीक है, तो ये हो गया सिक्कों का इतिहास। ठीक है, फिर इसी में आता है कि 6th सेंचुरी में भारत में 6th सेंचुरी में सोने के सिक्का क्यों कम हो गई? तो इसका 4 कारण है।
एक तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे दूरवर्ती व्यापार में कमी आने लगा। नए नगरों और व्यापार नवीन तंत्रों का उदय हुआ, जिस कारण सोना दिखना कम हो गया। क्योंकि सोना का प्रचलन बहुत था, उसका संग्रहण करके किसी ने नहीं रखा। दूसरा, सोना पिघला के कोई और चीज़ बनाने लगे। तो क्या क्या कारण था? एक तो दूरवर्ती व्यापार होने लगा, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, नए नगरों का उदय हो गया, संग्रहण करके कोई नहीं रखा, और सिक्का का पिघलाकर अन्य वस्तु में प्रयोग। ठीक है, और सिक्का से क्या पूछ लें हम? ये तो हो ही गया। पंजाब हरियाणा में योद्धा सिक्का, शासकों के नाम और प्रतिमा वाला सिक्का सबसे पहले चलाया हिंदू यूनानी शासक। ठीक है, फिर यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप किस प्रकार की खरोष्टी लिपि को पढ़ा? किस प्रकार? सबसे पहले पढ़ा कब? तो 1838 में टीआरई में पूछा था ये, किस प्रकार पढ़ा, ये बात पूछा था। तो यहाँ पे देखो, तो ये सिक्का हिंद यूनानी राजाओं का जो जारी किया गया सिक्का है ना, उससे जानकारी प्राप्त किया। पहला, इन सिक्कों पे खरोष्टी, इन सिक्कों पे राजाओं का नाम यूनानी और खरोष्टी भाषा में लिखा था। विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया, जैसे अपोलो डॉट्स का नाम लिखने हेतु एक ही लिपि अ का प्रयोग हुआ था। फिर प्रिंसेप ने क्या किया? खरोष्टी में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत से की। फिर क्या किया था? जो खरोष्टी में लिखा गया था ना, उसका पहचान प्राकृत से किया। तब प्रिंसेप क्या किया? हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों से जानकारी प्राप्त किया। फिर इन सिक्कों में खरोष्टी और प्राकृत भाषा यूनानी भाषा में लिखा गया था लिपि, और ये खरोष्टी को कन्वर्ट किस में कर दिया? प्राकृत के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फिर अपोलो डॉट्स अ अक्षर सेम लिखने तो प्रयुक्त भी हुआ था। तो किस सिक्के का मदद लिया था? हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों का मदद लिया था। ये बात घुसा लो दिमाग में। और प्रिंसेप ने खरोष्टी की पहचान प्राकृत से किया था। ठीक है, चलिए, किसने पाटलिपुत्र राजप्रसाद का निर्माण किया था? सीएम। लकड़ी से। जानकारी कौन दिया था? स्पूनर। फाइयान नहीं, फाइयान तो फैन हो गया था पाटलिपुत्र राजप्रसाद का। लेकिन ये घटना चक्र में क्वेश्चन है, किसने दिया था जानकारी? स्पूनर ने। अशोक ने बौद्ध ग्रंथ का वर्णन किया किसमें? भाबरू बैराज के लेख में। इसी में त्रिरत्न के प्रति आस्था भी व्यक्त किया है। ठीक है ना। इसका खोज कनिंगम ने किया था। बुद्ध धम्म संघ भाबरू बैराज से संबंधित है ये। मौर्य काल के समय वह विषय जिस पर केवल राज का अधिकार था, खान। अशोक ने अपने किस काम को कितना वर्ष में किया? इंपॉर्टेंट है, इस पर टीआरई में ही पूछा था। ठीक है ना। नेपाल की रुमेंदई में कर की कमी। तो नेपाल में हमारा जन्म हुआ है तो 20 नवंबर, ऐसे याद करो। 20वें वर्ष। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब किया? 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में किया। तो कलिंग के बाद इसको अकल आया था। अकल से क्या हो जाएगा? 8। अकल से क्या हो जाएगा? 8। रज्जुक युग, प्रादेशिक नियुक्त, ये तीनों अधिकारी को देख के हमको पारा आ जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, तो 12 से पारा। धर्म महामात्रों की नियुक्ति 14वां वर्ष। छोड़ो सारे काम, अब केवल धर्म महामात्र वाला काम करो। धर्म यात्रा प्रारंभ, बस अब और कुछ नहीं, धर्म यात्रा प्रारंभ करेंगे तो 10 बस धर्म यात्रा हो गया। ऐसे बौद्ध धर्म के प्रभाव किसके ये तो हो ही गया। बौद्ध गया कब गया था? 10वें वर्ष। निकाली सागर 20वें वर्ष। रुमनदेई नेपाल यात्रा भी 20वें वर्ष। निगाली सागर 12वें वर्ष। ठीक है, तो यात्रा पर फिर से पूछते हैं, बताओ नेपाल कब गया था रुमनदेई? तो 20वें वर्ष। नेपाल में मेरा जन्म है तो 20वें वर्ष ऐसे याद हो जाएगा। बौद्ध गया कब गया था? तो 10वें वर्ष। बौद्ध गया कब गया था? 10वें वर्ष। धम्म यात्रा कब से आरंभ किया? तो भी 10वें वर्ष। बस अब हम धम्म यात्रा करेंगे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब किया? 14वें वर्ष। छोड़ो सब काम, अब धर्म महामात्रों की नियुक्ति करो। फिर से यहाँ पे कलिंग युद्ध कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इसको अकल आया, तो अकल से 8वें वर्ष। रज्जित युग, प्रादेशिक की नियुक्ति, ये तीनों में कन्फ्यूजन होता है हमको। गुस्सा आता, पारा आता है, तो पारा से 12वें वर्ष। तो 20, 10, 10, 14, 12, 8। नेपाल, धम्मामात्र, धम्म यात्रा, धम्मामात्र, धम्मामात्र की नियुक्ति, धम्म यात्रा, बौद्ध गया, रज्जिक युग, प्रादेशिक की नियुक्ति, कलिंग युग। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर इसी बार टीआरई में पूछा कि किसके प्रभाव में आके बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त। उपगुप्त में क्या है?
नहीं, निग्रोध के प्रभाव में आके अपनाया। निग्रोध का वचन सुन लिया और ये अपनाया, लेकिन फिर इसको उपगुप्त क्या किया, गुप्त तरीके से दीक्षित किया था। अपनाया किसके प्रभाव में आके, निग्रोध। फिर इसको उपगुप्त क्या किया, दीक्षित किया। अब मोगली पुत्र से क्या हुआ, सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अब मोगली पुत्र से ही इसके समय थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो किससे प्रभावित हुआ था, निग्रोध। दीक्षित कौन किया, उपगुप्त। सर्वाधिक प्रभावित मोगली पुत्र। ठीक है, तो लग रहा है रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या, पीछे वाला। तो उपगुप्त बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। प्रभावित किससे हुआ था, निग्रोध से। सर्वाधिक प्रभावित मोगली पुत्र से। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, धर्म संस्कृत शब्द है, जबकि धम्मम किस भाषा का शब्द है, प्राकृत। पीटीआई में पूछा था इस बार। सीएम ने अपनी मृत्यु के लिए संलेखना संथारा पद्धति अपनाया। ठीक है ना। जैन धर्म में दो होता है, संलेखना एक संथारा। तो देखो संथारा करता है कौन, श्वेतांबर में। तो ये ऑप्शन नहीं मान लेना, संलेखना पद्धति अपनाया था जो दिगंबर करता है। संलेखना यही एग्जाम में लिखना, यही एग्जाम में लिखना, संलेखना। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन किसके समय कहाँ का राज्यपाल था। बिंदुसार सीएम के समय कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैनी का था। कहाँ का, उज्जैनी अवंती। उज्जैनी अवंती, तक्षशिला नहीं, उज्जैनी अवंती। तक्षशिला नहीं, उज्जैनी अवंती। अशोक के समय उसके पुत्र कहाँ के राज्यपाल थे, जालोक थे। जा लॉक है श्रीनगर, तो वहाँ कुणाल को तक्षशिला का किया था। बिंदुसार के समय दो पुत्र था, एक था सुसीम, एक था अशोक। तो अशोक को किया था उज्जैनी का, सुसीम को किया था तक्षशिला का। बाद में अशोक आएगा, तक्षशिला का विद्रोह शांत कर देगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा हमको, बिंदुसार के समय सीएम कहाँ का राज्यपाल था। सीएम बिंदुसार सीएम के समय कहाँ का राज्यपाल था, उज्जैनी। उज्जैनी जहाँ पे अशोक था, तो बिंदुसार अशोक जहाँ पे था। फिर से यहाँ पर है, मौर्यकाल में निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासक होता था। प्रादेशिक या प्रादेशिक के मंडल का अधिकारी होता था। स्थानिक ये भी जिला में होता था। विषयपति या आहारपति ये भी जिला का प्रशासन अधिकारी होता था। ठीक है, अब यहाँ पर है, किसने अशोक के जैसा ही देव नाम प्रिय की उपाधि लिया था, तो दशरथ लिया था। एकदम ये भी अपने बाप के जैसा आजीवक संप्रदाय के लिए ये नागार्जुन गुफा भी बनाया था। बोड़ो ने अपना राजधानी बनाया कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। फिर ये इम्पोर्टेंट है, अशोक के समय गुजरात का मंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त। पुष्यगुप्त अशोक के समय था दुशास्य। तो ये कन्फ्यूजन ना करे पुष्यगुप्त से। ठीक है, आई दुशास्य क्या किया था, नहर बनवाया था। अब हम लोग चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले राजाओं का क्रम से बताए तो इसका ट्रिक है, हसीन मासुका। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, म से मौर्य वंश, सु से शिशुनाग शुंग वंश, क से कण्व वंश। इसके बाद आएगा फिर सातवाहन। फिर यहाँ पर है, नंद शासक धनानंद के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध का वर्णन किसने की, किसमें मिलता है, तो मुद्रा राक्षस और एक परिशिष्ट वर्मन में। नंदों को कब हराया था, 322 ईस्वी में। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बिहद्रथ की हत्या किया पुष्यमुत्र संघ 185 BC में। फिर से यहाँ पर है कि जैन और यूनानी स्रोतों के अनुसार सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों के कब्जे से किसे स्वतंत्र कराया, तो पंजाब को कराया। बाद में नारोकोसिया 305 में सेल्यूकस निकेटर से दहेज के रूप में लेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सैंड्रोकोटस किसने कहा, सैंड्रोकोटस किसने कहा। तो देखो, पहले है सैंड्रोकोटस, फिर है एंड्रोकोटस, फिर है सैंड्रोकोप्टस। ये सैंड्रोकोटस कहा था 3 आदमी में, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। ठीक है,
एंड्रोकोटस कहा था? इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा देर में देखते हैं। यहाँ पे देखो, कब युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से? तो 305 ईस्वी में। 3-5 करता है। और क्या क्या मिला दहेज में? तो एरिया क्षेत्र मिला जिसको हेरात बोलते हैं, आराकोसिया क्षेत्र मिला जिसको कंधार बोलते हैं, जेड्रोकोसिया क्षेत्र मिला जिसको मकरान तट बोलते हैं, पेरिस्पिडाई क्षेत्र मिला जिसको काबुल, पेरिस्पिडाई, काबुल, जेड्रोसिया, मकरान, आराकोसिया, कंधार, एरिया, हेरात, इतना सारा क्षेत्र मिला। फिर यहाँ पे किसने पीकर बोला 6 लाख सेना? तो प्लूटार्क ने बोला। जस्टिन डाकुओं का गुरु बोला था। मैगस्थनीज आने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहला है। मैगस्थनीज आया कहाँ था? सीरिया शासक से सीरिया से आया था, लेकिन मूल निवासी कहाँ का था? ये कंधार का। मूल निवासी कंधार का था, लेकिन आया था कहाँ से? सीरिया का। मैगस्थनीज कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था। ठीक है। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार नहीं था? तो कलिंग में नहीं था। कलिंग में अशोक की अधिकार। कर्नाटक में था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए थे, एक डायमेकस, एक डायनोसियस। तो डायनोसियस एक है, डायमेकस। तो एंटियोटोकस किसको भेजा? डायमेकस को। एंटियोटोकस, सीरिया शासक एंटियोटोकस भेजा किसको? डायमेकस को। और एंटियो डायनोसियस को कौन भेजा? तो डायनोसियस को भेजा, डायनोसियस है मिस शासक फिलाडेल्फस टॉलमी भेजा डायनोसियस को। एंटियोटोकस पूजा सीरिया शासक एंटियोटोकस डायमेकस को। ठीक है। देखो यहाँ पे राजदूत मैगस्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर भेजा, सीरिया से आया था, सीरिया राजदूत। और था कहाँ का? कंधार का। एक है डायनोसियस, एक है डायमेकस। बिंदुसार के समय आया दोनों। डाइनोकस को कौन भेजा? तो सीरिया राजा एंटियोटोकस एंटियोटोकस। डायनोसियस को कौन भेजा? तो मिस्र राजा फिलाडेल्फस टॉलमी। मिस्र राजा फिलाडेल्फस टॉलमी। तो याद रहेगा बिल्कुल। तो यही है। फिर है अशोक वर्धन के रूप में अशोक का नाम मिलता है कहाँ पे? पुराण में। अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की? तो 8वें वर्ष। कैसे बताए थे? तो कलिंग से इसको अकील आया। तो अकील से क्या होता है? 8। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ट्रिक एक, कलिंग को क लिखते हैं ना, तो क कैसे लिखा रहा है? इसको ऐसे कर दोगे तो 8 नहीं हो जाएगा। किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है? तो धौली और जोगर में। धौली और जोगर में बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है, धौली और जोगर में। ठीक है ना। नहीं नहीं, धौली जोगर नहीं, सॉरी। भाबरू बैराग में बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है। इसी में त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त किया है, बौद्ध धम्म संघ के प्रति। ठीक है, ये होगा। फिर से यहाँ पर है, अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो 9वें वर्ष। कैसे याद करोगे? नो ऑप्शन ओनली बौद्ध धर्म, नो ऑप्शन ओनली बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया है। बौद्ध धर्म में कौन दीक्षित किया? उपगुप्त। ठीक है ना। ऐसे पता है ये प्रभावित हुआ था किससे? निग्रोध से। और दीक्षित कौन किया? उपगुप्त। और सर्वाधिक प्रभावित किससे हुआ? मोगलीपुत्र से। दीक्षित कौन किया? उपगुप्त किया, गुप्त रूप से। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में ये बात मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। धार्मिक सहिष्णुता का बात किसमें कहा? तो धार्मिक रूप से सभी कोई सहिष्णु रहे, पारा ना चढ़ाए एक दूसरे धर्म को देख के, पारा ना चढ़ाए तो बारह। फिर से यहाँ पर है, अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ किया। अशोक ने पहली धर्म यात्रा कहाँ की? बौद्ध गया की। बताए थे गया की। GK LK SS 10वें वर्ष किया। यहाँ पे दिघाली सागर 12वें वर्ष,
और लुम्बिनी 20वें वर्ष किया था। अशोक के समकालीन श्रीलंका का शासक कौन है? तीस से है। और जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी की पहचान 30 से की थी। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है, कौन बोला? रोमिला थापर बोली। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख मुख्यतः किस पे आधारित है? मुख्यतः शब्द जब भी बोल दे तो सब नहीं मार देना, कृषि होगा, ठीक है। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को सम्मिलित रूप से मौर्य काल में क्या बोला जाता? वात्रा बोला जाता। गेहूं, जौ, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साग जैसी फसल मौर्य काल में पैदा की जाती थी। कौटिल्य द्वारा चावल की को दो किस्म को बताई गई है, दारक और वारक। दारक और वारक क्या है? चावल का किस्म है। रुद्ररामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है तो इसमें झील का निर्माण कौन किया? झील का निर्माण सीएम का ये किया था, मंत्री पुष्यगुप्त। जबकि तुषार से अशोक का था तो ये नहर का निर्माण किया था। मौर्य काल का महत्वपूर्ण उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र उद्योग था। फिर से यहाँ पर है कि जो अशोक सारनाथ स्तंभ इस पे, तो इसके पीठ पे 4 वो शेर है चारों दिशाएं में, ये ठीक है। सी नीचे 4 दिशाओं में 4 चक्र बने, 2 धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, ये भी सही है। सी के मस्तिष्क पर स्थापित महाधर्म चक्र 32 तिलिया बना हुआ है, ठीक है, इसमें 32 तिलिया बना हुआ है, ये भी सही, पूर्व सभी सही है। यहाँ पे देखो सी के जो ऊपर है इसमें चक्र, इसमें 32 तिली है, ठीक है। और धर्म चक्र में 24 तिली, 4 वो जो धर्म चक्र है तो इसमें 24 तिली, ये वो जो ऊपर में बड़ा है उसमें 32 तिली, ठीक है ना। इसमें 24 तिली, 4 वो शेर है। और इसमें है कौन? शेर है, गज है, सांड है, अश्व है। वैसे हम एक लाइन से बताए थे जो जानवर का क्रम 80 हव, 80 हव, अश्व, सिंह, हाथी, बैल, वृषभ। यहाँ पे बोल रहा है अशोक स्तंभ पे किस पशु का उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण का नहीं है, वृषभ का है, हाथी का है, अश्व का है। फिर से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण पूछे तो 15, प्रकरण पूछे तो 180, श्लोक पूछे तो 600, दासों का प्रकार पूछे तो 9 और विवाह का प्रकार पूछे तो 8। ट्रिक से बताए थे दास, 9 दास। कौन बोलता है? मेगास्थनीज, लेकिन कौटिल्य बोलता है 9 दास। अब यहाँ पर बताए थे ये जो राजधानी के बारे में है, राजधानी के बारे में, तो असमक की राजधानी कौन है? आसमान में क्या मिलता? पोटली। चेदी क्या हो गया? सुख किया। पंचाल क्या है? छत्र और कांपिल्य। सूरसेन कौन है? मथुरा। गंधार तक्षशिला पुष्कावलिति। कंबोज हटाओ राजा भोज, हाटक राजपुर। तो ये सब महाजनपद काल का राजधानी था, याद कराए थे। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। टॉलमी फिलाडेल्फस का कहाँ का राजा था? ये मिस्र का था। ये अपना राजदूत भी भेजा था डायनोसियस, किसके? बिंदुसार के दरबार में। और सीरिया का जो राजा था एंटीट्रोकस, ट्रोकस, वो राजदूत भेजा था डाईमेकस, डाईमेकस, ठीक है। एंड तो 44 में कौन कौन है? 5 यवन राजा जो अशोक के समय का था। एक तो तुरमय था, तुरमय। टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड मिस्र के राजा का नाम था। अंतकीना एंटियोगोनस मकदूनिया का, मग साइरन का, सारन का। एंटीटोकस सीरिया का शासक, ठीक है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश को शासकों के सुदूर देशों सीरिया मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? अशोक के थे, मौर्य के समय। बौद्ध गया बौद्ध वृक्ष के लिए अशोक की पहली धर्म यात्रा का उल्लेख किस में है? तो 8वें शिलालेख में, आओ धर्म यात्रा करें। एक बात याद रखेंगे, जो 7वां शिलालेख है
वो सबसे लंबा है, सातवां सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे लंबा। फिर से यहाँ पर है, अशोक ने अपनी उपनी द्विभर की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मनम देशकों का भ्रमण करने में मदद की? सांबा। फिर से अपने शासनकाल के दौरान किस वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया? बौद्ध गया की यात्रा किया था 10वें वर्ष, और धम्मम यात्रा भी 10वें वर्ष किया। बस अब धर्म यात्रा करेंगे। बौद्ध यात्रा भी 10वें वर्ष। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की निकली चोरों सब धम्मात्मार्थियों की अब नियुक्ति करो। नेपाल लुम्बिनी बर्थडे के समय 20वीं। निगाली सागर किया था 12वें वर्ष। और 3 अधिकारियों की नियुक्ति राज्य की प्रादेशिक 12वें वर्ष। 8वें वर्ष क्या किया था? कलिंग युद्ध। 9वें वर्ष क्या किया था? बुद्ध धर्म स्वीकार। ऐसे ठीक है। अब इसमें किस शिलालेख में अशोक दर्शाता है कि वह मृत्यु दंड को अभी भी समाप्त नहीं किया है? तो फोर्थ वाले में, तो 4 में अभी भी विचार किया है कि वो मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया, ये बात सही है। कलिंग विजय क्यों करता था? क्योंकि कलिंग जो है दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। फिर से यहाँ पर है, अंतिम मौर्य शासक जो है बेहदरत, उसकी हत्या कौन किया? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना। अंतिम शुंग जो है देवबुद्धि की हत्या कौन कर दिया? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व। ठीक है। और तो ये सब है। हस्तशिल्पियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? Who was the original founder of the manuscript and the editor of the कौटिल्य अर्थशास्त्र? ओरिजिनल फाउंडर कौन थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के? तो रामशरण शास्त्री। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना 1891 में किए थे रामशरण शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? जस्टिन तो भेंट हुआ है, इसने ही डाकुओं का गिरोह बोला था सीएम के सेना को। अशोक ने बौद्ध धर्म की यात्रा की, इसका मार्ग क्या है? इसका ट्रिक है GKLKSS, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। प्री अशोका ब्राह्मणी लिपि कहाँ से मिला था? तो ये अनुराधापुर। प्री बोल रहा है, प्राक अशोका ब्राह्मणी लिपि, प्राक तो श्रीलंका अनुराधापुर से मिला था। फिर से अशोक का इनग्रेविड चित्र कहाँ से मिला था? कनकहगली से मिला था। फिर से ये स्टेटमेंट देखो सही है कि गलत? दीपवंश में बिंदुसार की कोई जानकारी नहीं मिलती, गलत है, मिलती है। मुद्रा डाक में कौटिल्य की योजनाओं का भी उल्लेख है, ये बात सही है। फिर से यहाँ देखो, ये जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है ना, इसमें नायिका का पात्र का अभाव है, बिल्कुल सही है। और ये जो पहला संस्कृत का नाटक किसको बोला जाता है? अश्वघोष का जो साड़ीपुत्र प्रकरण लिखा है ना, वो संस्कृत में लिखा गया पहला नाटक है। ठीक है। कितने प्रकार के तीर्थ है? 18। कितने प्रकार के अध्यक्ष थे? 26। फिर से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है? तो न्यायिक दंड के स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, न्यायिक दंड के रूप में कोई व्यक्ति दास बन सकता है, ये बात सही है। स्त्री दास नहीं होती थी, गलत है, स्त्री भी दास होती थी। और कौटिल्य ने तो इनफैक्ट 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। स्त्री दास से उत्पन्न पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक है, ये भी सही है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे अशोक का साम्राज्य नहीं था? अफगानिस्तान में तो था ही, क्योंकि यहाँ पे 2 एडिक्ट मिला है, समाजगढ़ी और मानसेहरा, जबकि श्रीलंका में नहीं मिला है। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज किया था।
वो कौन कौन था? तो अक्षय दार्शनिक है, अक्षय फार्मर है, अक्षय शिकारी है, अक्षय सैनिक है, अक्षय गुप्तचर है, अक्षय मंत्री है, अक्षय शिल्पीकार है। शिल्पीकार, भूल मत जाना, अक्षय शिल्पी से प्यार करता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कृषि, पशुपालन और व्यापार को, तीनों को वार्ता। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये कथन सही कि गलत? सही है। तो इतने सवाल थे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी मछली लेते ना तो करती है दिया बस ओकरा हम सब ना खाओ मछली उतना कर दिए सब खा ले लिए हो गए बस कौन दिन बाकल है हैं